नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। बोर के परमाणु मॉडल के विकसित में या विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही है, जिसमें से पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण का दैत्य व्यवहार होना, जिसका अर्थ है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण को प्रदर्शित करती है। तो इसका पहला कारण ये था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है ये द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करती है, यानी कि कण एवं तरंग दोनों के गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। जबकि दूसरा है परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। तो ये इसका क्या है, यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। उसने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल ने कहा कि कभी भी विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र जो है वो विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है और इन्हीं तरंगों को नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंग। पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती है। तो यहाँ पर ये z अक्ष और y अक्ष को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये कोई किरण की संचरण की दिशा ये x अक्ष को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर जो है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है इस प्रकार से यहाँ पर गति करती है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के घटक को ये यहाँ पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र के घटक को यहाँ पर इस रेखा से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो संचरण करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र घटक, ये घटक समान तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, गति तथा आयाम वाले होते हैं। तो जो ये घटक होते हैं इनकी तरंगदैर्घ्य समान होती है, आवृत्ति समान होती है और गति समान होती है, किंतु वे एक दूसरे तलों के लंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है और साथ ही में संचरण की दिशा है, ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। अब हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के सामान्य गुण। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी कि आपस में तो लंबवत होते ही हैं, साथ ही तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत भी होते हैं। ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में गति कर सकते हैं। यानी कि ध्वनि और जल तरंगों को
संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो है गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद यूवी किरण। यूवी किरण और आईआर किरण के बीच में आता है दृश्य किरण या दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम जो है 400 से 750 नैनोमीटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद आईआर, फिर सूक्ष्म तरंग के बाद रेडियो तरंग, जिसमें एफएम एएम ये सारी चीजें आती है। तो इन सभी तरंगों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है या सबसे कम तरंग लंबाई जो है वो गामा किरण की होती है, और सबसे अधिक तरंग लंबाई जो है वो रेडियो किरण की होती है। तो इस प्रकार से सभी विद्युत चुंबकीय किरणों को हम उनके इस ऑर्डर में रखें तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम, पूरे स्पेक्ट्रम का छोटा सा भाग दृश्य क्षेत्र होता है। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा भाग ही केवल दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इन विकिरणों को आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य द्वारा चारित्रित किया जाता है। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा प्रकाश वेग को निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित करते हैं। तो जो प्रकाश वेग वेग होता है ये आवृत्ति और तरंग के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.3 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन 1 या 1,368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है हमको आवृत्ति दे रखी है विद्युत चुंबकीय विकिरण की, जो कि है 1368 किलो हर्ट्ज। अब हमें पता है तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा बराबर होता है सी अपॉन वी। वी यानी कि आवृत्ति, सी का मान फिक्स होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम तरंग दैर्घ्य को आसानी से निकाल लेंगे सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर वी से। तो सी जो है 3 × 10⁸, और डिवाइड में आ जाएगा इसका जो आवृत्ति है उसकी वैल्यू, जो कि है 1368 किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार ये हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। और इनको हल करने पर जो लैम्डा है वो प्राप्त हो जाएगा 219.3 मीटर। और जो इस लैम्डा जिसका 219.3 मीटर होता है, तो ये रेडियो तरंग की अभिलाक्षणिक तरंग दैर्घ्य है, तो ये रेडियो तरंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी का 2.4 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास बैंगनी यानी कि 400 नैनोमीटर से लाल यानी कि 750 नैनोमीटर तक है। इन तरंग दैर्ध्यों की आवृत्ति हर्ट्ज में प्रकट कीजिए, और 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। अब हमें पता है जो आवृत्ति होती है वो होती है सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। सी की वैल्यू फिक्स होती है,
लैम्डा हमको एक बार 400 नैनोमीटर दे रखा है, तो उसको रख के हम यहाँ पर आवृत्ति निकाल लेंगे। एक बार लैम्डा हमको 750 नैनोमीटर दे रखा है, तो उससे भी हम आवृत्ति को निकाल देंगे। तो इस प्रकार दोनों लैम्डा यानी कि दोनों तरंग दैर्ध्यों के मान से हम दोनों की आवृत्तियों को यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। और दृश्य स्पेक्ट्रम का परास आवृत्ति के रूप में जो है वो 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का उदाहरण 2.5। 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको जो है वो तरंग दैर्ध्य हमको दिया है और हमने तरंग संख्या की गणना करनी है। तरंग दैर्ध्य जो है वो एंगस्ट्रॉम में दिया है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए डायरेक्ट 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करके उसे एंगस्ट्रॉम में चेंज किया जा सकता है। अब जो तरंग संख्या होती है वो तरंग लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/बाई तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य। तो इस प्रकार से 1/बाई लैम्डा की वैल्यू अगर हम रख देंगे यहाँ पर 5800 × 10⁻−10 मीटर, तो यहाँ पर तरंग संख्या हमें 1.724 10⁻6 मीटर इनवर्स या 1.724 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है C/लैम्डा। C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और लैम्डा जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम या 5800 × 10⁻−10 मीटर। इनको हल करने पर जो आवृत्ति है वो हमें ज्ञात हो जाएगी 5.172 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम तरंग दैर्ध्य से तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति यानी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।